हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे हम लोग कल जो मेल पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुके थे, ये पार्ट सेकंड है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक से, दैट इज द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मेरे पास एंड्रोशियम था, और जो मेरे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, गाइनोशियम है। तो यहाँ से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही माइनर चांस है लेकिन फिर भी। The gynoecium may consist of a single pistil that is monocarpellary or may have more than one pistil that is multicarpellary। इसमें दो चीज़ें आती हैं। देखो, जो मेरे पास एंड्रोशियम था उसमें क्लासिफिकेशन नहीं था मोनो और मल्टी में, लेकिन यहाँ पे गाइनोशियम में इम्पॉर्टेंट है ये कि मोनोकार्पलरी में ये या तो सिंगल पिस्टल कंसिस्ट करता है या मोर देन वन पिस्टल कंसिस्ट करता है, जिसको कहते हैं मल्टी कार्पलरी। ठीक है, व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर तो उसको कहते हैं सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो कहते हैं एपोकार्पस। मतलब क्या है कि इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो क्या है, मेरे पास अगर ये जो गाइनोशियम है इसमें दो चीज़ें हैं। पहली आती है मोनो, ठीक है, और दूसरी आती है मेरे पास मल्टी। ठीक है, इस मल्टी में दो टाइप आते हैं, दैट इज सिनकार्पस, और दूसरा जो आता है दैट इज एपोकार्पस। ठीक है, तो मोनोकार्पलरी में आपको नहीं पढ़ना है सिन और एपो, मल्टी कार्पलरी में पढ़ना है। तो ये अच्छे से डायग्राम बना के साइड में आप नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल्स ज़रूर पूछे जाएंगे आपके टेस्ट में। ठीक है, तो एपोकार्पस क्या होता है, जब फ्री होता है। सिनकार्पस क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो हमने ये तो आपने छोटे क्लास में ही पढ़ा होगा कि जो मेरे पास यहाँ पे बस नेम चेंज है ना, गाइनोशियम हो गया है, वहाँ पे हम गाइनोशियम नहीं बोलते थे, पिस्टल बोलते थे। तो पिस्टल के तीन पार्ट है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होता है वो सर्व करता है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जिस पर पॉलन ग्रेन आके जो गिरते हैं वो क्या है, मेरे पास स्टिग्मा है। ठीक है, फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो आपको याद रखना है स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, स्टाइल पर नहीं गिरते। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में जैसे वो जो होता है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें यहाँ स्टिग्मा की जगह आपको स्टाइल कर देगा, और आप वहाँ पे मतलब प्रेशर में ध्यान से नहीं पढ़ोगे, इसलिए ये सारे वर्ड हाईलाइट जरूर करना है। ठीक है, द स्टाइल इज द एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टेग्मा। स्टेग्मा सबसे ऊपर है, उसके बाद जो पतली सी मेरे पास ट्यूब जैसे जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल बोलते हैं। जो बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है पिस्टल का उसको हम कहते हैं ओवरी। तो बेसल बल्ज्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर मेरे पास ओवेरियन कैविटी होता है, दैट इज लोक्यूल। ठीक है, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो यहाँ पर जो है ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से एक बार स्टार मार्क कर लोगे, क्योंकि आपको क्या याद रखना है कि ओवरी के पास क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं लोक्यूल, और इस ओवेरियन कैविटी में मेरे पास क्या लोकेशन है, प्लेसेंटा की है। तो ओवरी के अंदर है ओवेरियन कैविटी जिसको हमने लोक्यूल बोला, और ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड है मेरे पास प्लेसेंटा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये मेरे पास क्या है, स्टिग्मा है, जहाँ पे यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। ये जो बेसल पार्ट मतलब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं स्टाइल, और यहाँ पे ये बेसल बल्ज्ड पार्ट क्या है, ओवरी है, और उसके नीचे क्या है, थैलेमस है। और थैलेमस का डिस्टल एंड और प्रॉक्सिमल एंड कहाँ से कनेक्टेड होता है वो हमने पहले पढ़ा था, आप उसको ज़रूर रिकॉल करिए, आपको आ रहा है याद कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये मेरे पास डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे ये मल्टी कार्पलरी के अंदर मेरे पास दो डिविजन थे, सिनकार्पस का और एपोकार्पस का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, फ्यूजन है। यहाँ पे फ्यूजन है, इसका मतलब क्या है, ये सिनकार्पस है, और सिनकार्पस में एग्जांपल क्या है, पेपेवर का है। इसको हम एसपी से याद रख सकते हैं, हमेशा याद रखना। बायोलॉजी में मोस्टली जो एग्जांपल्स दिए हैं वहाँ पे एस और पी का मैच है, तो यहाँ पे सिनकार्पस में आप याद रखोगे पेपेवर को। और यहाँ पे आप देख रहे हो खुले खुले हैं, मतलब अलग अलग ऐसे हैं, फ्री हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस। और इसमें एग्जांपल किसका है, माइकेलिया का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जांपल्स ज़रूर पूछेगा, या डायग्राम देके पूछ ले या एग्जांपल डायरेक्टली मल्टी कार्पलरी में पूछ ले, लेकिन पूछेगा ज़रूर। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो मेरे पास एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारे पार्ट भी समझ में आएंगे कौन से पार्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
क्लास 9th अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। जो मेरे पास मेगा स्पोरेंजियम है वहाँ से मेरे पास क्या आते हैं, ओव्यूल आते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी वन। वन किस में होता है, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें एग्जाम्पल आपको अच्छे से हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो वन किस में है, वीट में है, पैडी है, मैंगो है, और मैनी किस में है, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, ठीक है। ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना, वीट एक होता है, पैडी एक होता है, मैंगो में सिर्फ एक बीज होता है, पपाया में बहुत सारे बीज होते हैं, वाटरमेलन में बहुत सारे बीज होते हैं, ऑर्किड में भी बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करके आप चलना, ठीक है। आगे समझते हैं, दे मेगा स्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। आप यहाँ पे देख रहे हो माइक्रोस्पोरेंजियम को डायरेक्टली उसने पॉलन रेन नहीं बोला था, ठीक है। वो जब पॉलन रेन मैच्योर होता है उसके बाद वो कन्वर्ट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मेगा स्पोरेंजियम को ओव्यूल बोला गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगा स्पोरेंजियम डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है विच रिप्रेजेंट द मेगा स्पोरेंजियम, तो आपको पता होना चाहिए ओव्यूल, ठीक है। जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी रहती हैं उसको ध्यान से पढ़ा जाता है। अभी आपको आगे इसमें एक लाइन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तब आपको लगेगा कि ये भी इसमें लिखा हुआ था, मैंने तो पढ़ लिया, मुझे समझ, मतलब मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन इस पर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो लेट्स familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. टिपिकल एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक, जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। तो आपसे पूछेगा फ्यूनिकल क्या है, तो डायरेक्टली आपको क्या लाइन याद रखनी है सिर्फ, कि एक स्टॉक है जो किसको कनेक्ट करता है, प्लेसेंटा को अटैच करता है टू द ओव्यूल, ठीक है। तो फ्यूनिकल क्या है, स्टॉक है। फ्यूनिकल और हाइलम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो याद रखना फ्यूनिकल इज द स्टॉक, और हाइलम क्या है, जो मेरे पास फ्यूजन पॉइंट है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन, इसको कहते हैं हाइलम। तो फ्यूनिकल जो था वो स्टॉक था, और जहाँ पे बॉडी फ्यूज करी है फ्यूनिकल रीजन के साथ, वो क्या है, हाइलम है। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन। जंक्शन कौन है, हाइलम है। ये सारे की पॉइंट्स हैं, जंक्शन कौन है, मेरे पास हाइलम है, ठीक है। बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोजेक्टिव एनवेलप कॉल्ड द इंटेगुमेंट्स। ओव्यूल की हम कवरिंग को क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स कहते हैं। एक्सानिटाइन किसकी कवरिंग थी, पॉलन रेन्स की थी। ऐसे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ओव्यूल की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट इनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप देयर आर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइलस ऑर्गेनाइज्ड। जो इंटेगुमेंट है वो इंसर्कल करता है न्यूक्लियस को। जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने किस सेल्स को पढ़ा है, स्पोरोजिनस सेल्स को पढ़ा है। आप यहाँ पर जो साइड में जगह वहाँ पे देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में मैंने स्पोरोजिनस टिश्यू पढ़ा है, और मेगा स्पोरेंजियम में किसको पढ़ रहे हैं, हम न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटेगुमेंट्स जो मेरे पास कवरिंग्स थी वो हर जगह प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग इज प्रेजेंट, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ऐसे ही एक ओपनिंग थी जहाँ पर मेरे पास एक्साइन एब्सेंट था, वो ओपनिंग कौन सी थी, जर्म पोर। कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग, ऐसे आपको रिवाइज करना है तो इस तरह से करना है। एनसीईआरटी रीडिंग का मतलब ये होता है कि जो पिछली चीज़ की थी उसको भी आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। फिर is organized opposite the micropylar end is the chalazal representing the basal part of the ovule। जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके अपोजिट मेरे पास चलाजल एंड होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट को। तो आपको याद रखना है कि टिप कौन है मेरे पास, टिप जो है दैट इज अ माइक्रोपाइल, और जो मेरे पास बेसल पार्ट है वो कौन है, चलाजल है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपके नोट्स में ज़रूर होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इनक्लोजिंग विद इन द इंटेगमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। इंटेगमेंट क्या थी, कवरिंग थी, तो कवरिंग के अंदर ही तो मास होगा सेल का, तो उस मास को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। जो सेल होते हैं न्यूक्लियस के, उनके पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और किसके पास एबंडेंट फूड रिजर्व था, सोचो। एबंडेंट फूड रिजर्व किस में था, किस में, एक चीज़ पढ़ी हम लोग, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल पॉलन ट्रेन में होते हैं। तो वेजिटेटिव के पास एबंडेंट फूड रिजर्व था या जनरेटिव के साथ, आपका ये क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर आंसर करना है, ठीक है। तो इनके पास भी क्या होता है, एबंडेंट फूड रिजर्व होते हैं। अब लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रायो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है वो कौन है, बताइए। मेल गैमेटोफाइट, इसका भी आंसर आप दोगे, मेल गैमेटोफाइट कौन था, और एम्ब्रायो सैक को हमने क्या बोला है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये सारे टर्म्स बहुत ध्यान रखने हैं कि मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोला गया, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक को बोला गया, ठीक है। एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रायो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। जो ओव्यूल होता है उसके पास सिंगल एम्ब्रायो सैक होता है, जो फॉर्म कहाँ से होता है, मेगास्पोर से होता है।
अब यहाँ पे हमने पूरा बात समझ लिया कि ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में क्या क्या चीज़ें थी। अब हम उसी ओव्यूल से क्या समझने वाले हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. वो क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि कहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है, माइक्रोपाइलर रीजन पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, माइक्रोपाइलर रीजन पे हो रहा है। ठीक है, तो एक मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, या बोल सकते हैं उसमें मियोसिस होती है, और मेरे पास यहाँ पे भी 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, वो जो 4 माइक्रोस्पोर थे वो चारों माइक्रोस्पोर आगे की प्रोसेस कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही मेगास्पोर आगे बढ़ता है। ये सारी चीज़ें आगे लिखी हैं, हम देखते हैं। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर रीजन पे होता है ओव्यूल का डिफरेंशिएशन, ये भी डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। Of the nucleus, it is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus। ये जो मेगास्पोर सेल होता है वो लार्ज सेल्स होता है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, द माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। वहाँ पे भी मियोटिक था, यहाँ भी यही है। What is the importance of the MMC undergoing meiosis? यहाँ पे क्या मतलब इम्पोर्टेंस है MMC का, वो माइक्रोस्पोर जाने का। तो ये क्या इंश्योर करता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड फीमेल गैमीट। जो MMC है उसकी भी जो प्लॉइडी है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे MMC की प्लॉइडी क्या है, 2n है। अब जो आगे बनेगा वो क्या बनना है, n बनना है। तो यहाँ पे मियोसिस होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमको हेप्लॉइड फीमेल गैमीट चाहिए, क्योंकि मेरे पास हेप्लॉइड मेल गैमीट भी था। ठीक है, समझ में आया, तो आप यहाँ पे ज़रूर लिख लेना, टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड फीमेल गैमीट। ठीक है, मियोसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। तो वहाँ पे भी मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, यहाँ पे भी 4 मेगास्पोर बनेंगे। अब फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या है बताइए, फीमेल गैमेटोफाइट हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स क्या है, एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, मेगास्पोर सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो डेवलप डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। तो वहाँ पे क्या था, चारों के चारों बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही बचता है, वही फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक से ही मेरे पास आगे की डेवलपमेंट हो रही है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछेगा एक्सप्लेन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ये जो डायग्राम आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो यही तो बता रहा है, देखो यहाँ पे मेरे पास माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पे ही वहाँ पे डिवीजन हो रहा है। ये मेरे पास न्यूक्लियस के सेल्स हैं जो गिव राइज करते हैं किसको, माइक्रोपाइलर एंड पे बिहेव करते हैं एज अ स्पोर मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, जो हमने स्पोरोजेनस टिश्यू एंथर में पढ़ा था। ठीक है, ये आप ज़रूर नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्पोरोजेनस सेल्स हमने किस में पढ़े थे, माइक्रोस्पोर्स में पढ़े थे। वहाँ पे हर सेल के पास पोटेंशियल था। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, वहाँ पे हर सेल के पास पोटेंशियल है क्या, मेगास्पोर बनाने का। लेकिन इस केस में एच ई, यहाँ पे ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, as each cell of the sporogenous tissue is capable to give the microspore tetrad। स्पोरोजेनस टिश्यू का हर सेल बना सकता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस के केस में वन न्यूक्लियस सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पे है, कहाँ पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे है, वो सिर्फ क्या बिहेव करेगा, एज अ मेगास्पोर मदर सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये आप लिख लेना ज़रूर से कि स्पोरोजेनस टिश्यू में हर सेल के पास पोटेंशियल है। ऑन दी अदर हैंड जो मेरे पास न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ जो माइक्रोपाइलर एंड पे है वही मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं, कहाँ तक हो गया था। तो फिर ये यहाँ पे यही बताया हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल है। यहाँ पे एक सेल जो था न्यूक्लियस का, वो मेरे पास माइक्रोपाइलर एंड का वो मेगास्पोर मदर सेल बना। यहाँ पे मेगास्पोर साइड मतलब डिवीजन की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे जो एक मेगास्पोर मदर सेल था उसमें डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास मेगास्पोर टेट्राड बना। अब ये मेगास्पोर टेट्राड के बाद ये वाला जो डेवलपमेंट है वो किसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एम्ब्रायो सैक का है। और एम्ब्रायो सैक क्या है, मेरे पास फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो वो ऊपर डिवीजन बताया गया और यहाँ पे मेरे पास मेगा फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज नोन एज एम्ब्रायो सैक को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये अभी हम नीचे से थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो तो कैसे यहाँ पे डिवीजन हो रही है। क्या हो रहा है, एक मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस हो रही है और वो 4 मेगास्पोर बना रहा है, जिसमें से 3 जो है डिजेनरेट हो जा रहे हैं, सिर्फ एक ही है जो गिव राइज कर रहा है आगे की प्रोसेस को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट था। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द, यहाँ पे क्या है, दिस मेथड इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, एमएमसी, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। आप यहीं पे राइट डाउन करिए। एक क्वेश्चन पता है इसमें प्लॉइडी का बनता है। चार आपको क्या कैसे क्वेश्चन बनेगा, राइट द count the number of structures whose ploidy is haploid। तो आपको उसमें ऑप्शन दे देगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट, स्पोरोजेनस टिश्यू, न्यूसिलस। तो आपको इसकी प्लॉइडी पता होगी तभी तो आप इसमें से निकाल के क्वेश्चन करोगे। तो प्लॉइडी पे बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आते हैं, एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो इसकी प्लॉइडी आप राइट डाउन करो, किसकी कौन सी प्लॉइडी है। यहाँ पे जो न्यूसिलस है इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। ये न्यूसिलस कहाँ पे था मेरे पास, यहाँ पर है। और जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो कहाँ पे है मेरे पास, मेल पार्ट में है, ठीक है। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लो चाहे मेगास्पोर मदर सेल बोल लो, दोनों की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है, क्योंकि वही डिवाइड करके मेरे पास बनाते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर का पूछ रहा है वो क्या बचेगा, n, क्योंकि उसमें डिवीजन हो गया है। जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तभी तो मेरे पास फंक्शनल मेगास्पोर बनती है, क्योंकि 3 डीजनरेट हो गई, जो एक बची उसी को तो फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे। तो मियोसिस के बाद बनी, इस वजह से इसकी प्लॉइडी क्या है, n है। अब फीमेल गैमेटोफाइट मेरे पास क्या होता है, सोचो क्या होता है, एम्ब्रायो सैक होता है। तो एम्ब्रायो सैक की भी प्लॉइडी क्या बनेगी, n बनेगी, क्योंकि वो तो वही फंक्शनल मेगास्पोर से ही डेवलप हो रहा है ना। तो जब फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी n है तो एम्ब्रायो सैक की भी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें आता है, लेट्स स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक इन डिटेल। अब हम फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक पढ़ने वाले हैं। एम्ब्रायो सैक क्या होता है मेरे पास, स्टडी हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रायो सैक की, ठीक है। तो एम्ब्रायो सैक की क्या है मेरे पास, फीमेल गैमेटोफाइट है। द nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite pole। जो मेरे पास functional megaspore बचा था ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है माइटोटिकली। पहला डिवीजन क्या होता है, माइटोटिकली होता है। और वो फॉर्म क्या करता है, 2 न्यूक्लियाई जो मूव करते हैं अपोजिट पोल्स पे, जो फॉर्म करते हैं 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक। तो एम्ब्रायो सैक कैसे बन रहा है, मेरे पास जो फंक्शन पहले हमने क्या है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस किया, 4 मेरे पास मेगास्पोर बने, 3 डिजनरेट हुए, एक बचा फंक्शनल मेगास्पोर। उस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियाई मूव किया अपोजिट पोल्स पे, और वो फॉर्म किया 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक। दो, ये पहला डिवीजन हुआ तो 2 में ही तो डिवाइड होगा सेल, हाँ। अब 2 मोर सिक्वेशनल माइटोटिक डिवीजन, फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 बार माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक नहीं माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लिएटेड लेटर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। पहले 4 बनती है, फिर मेरे पास क्या बनती है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनती है, किसमें, एम्ब्रायो सैक में। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ये डिविजन्स कैसे हैं, स्ट्रिक्टली मेरे पास फ्री न्यूक्लियर है। दैट मीन्स यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। आप यहाँ पे नोट करोगे, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर मतलब क्या है कि कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, और इसी का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय cytokinesis। After the 8 nucleate stage, the cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac। जब मेरे पास
दो माइटोटिक डिवीजन हो जाते हैं तो उसके बाद मेरे पास क्या बन जाता है, टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रायो सैक। अब इस एम्ब्रायो सैक में क्या होता है उसके बारे में समझिए, ठीक है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रायो सैक। 6, यहाँ पे क्या है मेरे पास, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। जो 6 है, 8 न्यूक्लियस डिवाइड किए, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनी है ना। 2 बार मेरे पास जब माइटोसिस हुई तो मेरे पास स्टेज क्या बनी, 2 बार जब माइटोसिस हुई तो मेरे पास 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनी। अब इस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो बनी हुई है, इसमें से जो 6 न्यूक्लियस हैं उस पे वो सराउंड किससे हो गए, सेल वॉल से सराउंड हो गए। एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, मतलब वो क्या हो गए, सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, और सेल वॉल से फॉर्मेशन हो गई है और वो सेल्स में ऑर्गेनाइज हो गए हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे देखो, जो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है, 1 सेकेंड, जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है ऊपर ही देखो, उसमें जो मेरे पास डिवीजन हुआ फंक्शनल मेगास्पोर, उसमें माइटोसिस हुई, पहले 2 सेल्स बने, उसके बाद 4 सेल्स बने, फिर 8 सेल्स बने। उसके बाद देखो एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन दिखा रहा है, उसमें 8 सेल की वो स्टेज थी, तो वो 8 सेल क्या हुआ, हाँ ठीक है। तो ये जो मेरे पास है इसी को वो एक्सप्लेन वहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है, 2 न्यूक्लिएटेड है, ये मेरे पास क्या है, 4 न्यूक्लिएटेड है, ये मेरे पास क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड है। अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गई है ना, अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है। और इस फीमेल गैमेटोफाइट में मुझे वहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है कि 8 न्यूक्लियस में से 6 न्यूक्लियस में क्या हो गई, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई। तो ये देखो, ये 1 2 3, ये यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे ये जो 3 है इनमें भी सेल वॉल फॉर्मेशन, ये ऐसे सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई है। 3 तो 6 सेल्स क्या हो गए, सेल वॉल के उसमें आ गए, प्रेजेंस में आ गए। तो मतलब यहाँ पे सेल्स अपना ऑर्गेनाइज्ड हो गए। 2 सेल जो बीच के बचे, सिर्फ यही क्या बचे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। अब इन्हीं जो ऊपर मेरे पास चलाजल एंड पे ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं सेल, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल बोलते हैं। हमेशा याद रखना, चलाजल एंड पे कौन सा मेरे पास सेल है, चलाजल एंड पे मेरे पास सेल है एंटीपोडल। जो मेरे पास माइक्रोपाइलर एंड है, वहाँ पे मेरे पास 3 सेल है। यहाँ पे तो तीनों को हमने क्या बोला, एंटीपोडल बोला, लेकिन यहाँ पे 2 सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं, और एक जो ऊपर वाला सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है, सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। और जो मेरे पास चलाजल एंड है, वहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 क्या है, मेरे पास एंटीपोडल सेल है, ठीक है। यही जो सिनर्जिड्स हैं उसी में मेरे पास फॉर्मेशन होता है फिलीफॉर्म एपरेटस का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच सेल्स फिलीफॉर्म एपरेटस इज फॉर्म, तो किस सेल्स में फॉर्म होता है, सिनर्जिड्स में फॉर्म होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब जो बीच में ये सेल्स बचे जिनमें मेरे पास कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, ठीक है। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये एम्ब्रायो सैक में क्या है। तो आपसे अगर पूछेगा कि विच इज, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच इज फीमेल गैमेटोफाइट, एक्सप्लेन इट्स ऑल सेल एंड इट्स फॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे, पहले तो फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रायो सैक। हमेशा जब भी आप बोर्ड्स का पेपर दोगे इसमें, तो हमेशा याद रखना, बोर्ड्स के पेपर में हमेशा पॉइंट में जितने पॉइंट पूछा है क्वेश्चन के, उतने पार्ट में आपको उसका आंसर लिखना है। क्योंकि ये नहीं होता आपको एक पार्ट बीच में से आ रहा है, एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट आ रहा है, तो आप उसी को बढ़ा के पूरा लिख दिए और उस पर आपको नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। स्टेप मार्किंग है, आपसे जो पार्ट पूछा है उस पार्ट का आप आंसर दोगे, दूसरा पार्ट जो पूछा है उसका दोगे, तीसरा पार्ट जो पूछा है उसका आंसर करोगे, ठीक है। तो अगर फीमेल गैमेटोफाइट पूछा है तो पहले आप लिखोगे एम्ब्रायो सैक होता है, फिर उसके सेल्स के बारे में, ये एंटीपोडल चलाजल एंड पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड्स होते हैं, एग्स होते हैं, सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ऐसे करके आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब हम इसकी आगे की थ्योरी समझ लेते हैं जहाँ पे हमने छोड़ी थी, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 सेकेंड, इस पे आगे जो हमने था, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपसे आ सकता है कि कितने सेल्स में ऑर्गेनाइजेशन हुई थी सेल वॉल की, ठीक है। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। लार्ज सेंट्रल सेल के बिलो में मेरे पास क्या होता है, सिचुएटेड रहते हैं ये जो मेरे पास सेंट्रल सेल बचे वो, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, ये 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell, ठीक है। ये कैरेक्टर्स
कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रायो सैक। ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है एम्ब्रायो सैक के अंदर ही, ठीक है। इसमें 3 सेल्स जो ग्रुप टुगेदर माइक्रोपाइलर एंड पे उसको हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। मतलब क्या है, सॉरी जो सिनर्जिड्स हैं 2 और जो सेल है जो मेरे पास एग सेल है, वो तीनों ने मिलके हमारे पास क्या फॉर्मेशन किया है, एग एपरेटस का। तो आपसे ये भी पूछ सकता है विच कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस। तो आंसर आप लिखोगे 2 synergids and the egg cell together constitute the egg apparatus, ठीक है। Egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have a special cellular thickening at the micropylar tip जिसको कहते हैं filiform apparatus, और इसका important रोल किस में होता है, guiding the pollen tubes into the synergids। तो ये बहुत ही ज़्यादा important point है, बहुत ज़्यादा important point है। आज डायरेक्टली पूछेगा filiform apparatus कहाँ पे होता है, सेलुलर थिकनिंग्स क्या है वहाँ पे, और उसका रोल क्या है, ठीक है। ये 3 चीज़ें असर्शन रीजन में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, नीट में भी, बोर्ड में भी, सीयूईटी में भी, ठीक है। 3 cells are at the chalazal end are called the antipodal cell। आपको याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे chalazal है। The large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei। जो large central cell है उसके पास क्या होते हैं, 2 polar nuclei होते हैं, और इसी के पास cell wall नहीं होती, यही बीच में फंसा रह जाता है, ठीक है। Thus a typical angiosperm embryo sac is 8 nucleated and 7 celled। तो जो मेरे पास टिपिकल एम्ब्रायो सैक है उसका कंडीशन क्या है, 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल्ड है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तब आप 8 और 7 में ही कंफ्यूजन में होगे, और इसका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। टेस्ट सीरीज में तो मोस्टली पूछते हैं, और बाकी नीट और इसमें भी स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट में आप पे इतना प्रेशर होगा क्योंकि आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो अभी से ही अपने दिमाग में इसको रखते चलो, ठीक है। तो ये यहाँ तक था मेरे पास। अभी हमने इस चैप्टर में कितना समझ लिया, हमने पूरा मेल का समझ लिया, फीमेल का पूरा समझ लिया। अब उन दोनों को साथ में ला के जो काम होगा वो होगा पॉलिनेशन, जो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सब आपको समझ में आया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसका आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और जो भी आपका फीडबैक हो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे इन चैप्टर्स के, और प्री बोर्ड और बोर्ड की आपकी प्रॉपर तैयारी सीयूईटी की इस चैनल से हो जाएगी। नीट के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, उतने क्वेश्चंस यहाँ पर अभी मतलब पॉसिबल नहीं करवाना, लेकिन बाकी बोर्ड का और सीयूईटी ओरिएंटेड इसमें आपको सब कुछ प्रॉपर मिलेगा। नीट के लिए आप थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, वरना सीयूईटी और बोर्ड के लिए तो यहीं से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप पढ़ते रहिए।